हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरों के राइट, फीलिंग्स, सोशल नॉर्म्स का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करता, बिल्कुल ख्याल नहीं रखता और उसके लिए रूल्स ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं होती। और इनका बिहेवियर होता है इम्पल्सिव, एग्रेसिव एंड मैनिपुलेटिव, और बहुत सारे केसेस में इनका बिहेवियर होता है क्रिमिनल इन नेचर, स्पेशली मेल्स में। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अकॉर्डिंग टू DSM-5TR, डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है DSM-5TR के मुताबिक कि कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए। एक इंडिविजुअल की एज 18 ईयर्स कम अज़ कम होनी चाहिए और 15 साल की एज से पहले इनमें कंडक्ट डिसऑर्डर के सिम्टम्स या साइंस होने चाहिए। और एक अडल्ट लाइफ में एक इंडिविजुअल में 3 या कम अज़ कम 3 से ज़्यादा ट्रेड्स प्रेजेंट होने चाहिए फ्रॉम गिवन ब्लो। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है फेल्यूर टू कंफर्म टू सोशल नॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू लॉफुल बिहेवियर्स एज इंडिकेटेड बाय रिपीटेडली परफॉर्मिंग एक्ट्स दैट आर ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट। यानी कि ये वो लोग होते हैं जो बार बार कानून तोड़ते हैं, जैसे स्टीलिंग, फिजिकल फाइट्स, फ्रॉड, और उनका जो अरेस्ट है वो होना बहुत कॉमन चीज़ होती है। इसके अलावा सेकंड होता है डिसीटफुल एज इंडिकेटेड बाय रिपीटेड लाइंग, यूज ऑफ एलाइसिस आर कॉनिंग अदर्स फॉर पर्सनल बेनिफिट या प्लेजर। बार बार झूठ बोलना, दूसरों को डिसीव करना, दूसरों को धोखा देना सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए या फिर प्लेजर के लिए। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आ जाएगा इम्पल्सिविटी और फेल्यूर टू प्लान अहेड, बिना सोचे समझे फैसले लेना, जैसे डेंजरस ड्राइविंग, रिस्किंग बिहेवियर्स या किसी भी एक्शन को कॉन्सिक्वेंसेस ना सोचना, बस डायरेक्ट उसको डिसीजन लेना और उसको करने लग जाना। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे आ जाएगा इरिटेबिलिटी एंड एग्रेसिवनेस एज इंडिकेटेड बाय रिपीटेड फिजिकल फाइट और असल्ट, बहुत जल्दी गुस्सा आना, एग्रेसिव बिहेवियर शो करना और दूसरों पर हमला कर देना। यानी इनका आम रिएक्शन यही होता है, फिजिकल फाइट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। असल्ट बहुत कॉमनली इनके बिहेवियर्स में देखा जा सकता है। रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी ऑफ अदर्स एंड सेल्फ, ऐसे लोग ना अपनी सेफ्टी की फ़िक्र करते हैं ना दूसरों की सेफ्टी की फ़िक्र करते हैं, जैसे ओवर स्पीडिंग और जो वायलेंट बिहेवियर होता है इन पब्लिक या हार्मफुल एक्ट्स विदाउट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा लेते हैं। कंसिस्टेंट इररिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंडिकेटेड बाय रिपीटेड फेल्यूर टू सस्टेन कंसिस्टेंट वर्क बिहेवियर और ऑनर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, यानी इनका जो वर्क लाइफ है वो बहुत अनस्टेबल होता है। बार बार जॉब छोड़ देना, बिल्स या लोन्स का जो पेमेंट है वो ना करना या डिले कर देना या बाद में करना, और प्रोमिसेस को पूरा ना करना। ठीक है, इनका जो वर्क बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, और इनकी जो जॉब्स होती हैं वो बहुत इनसिक्योर होती हैं कि ये एक जॉब छोड़ देते हैं दूसरी ले लेते हैं, इस तरह से उनका जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट नहीं होता। 7th नंबर पे आ जाता है लैक ऑफ रिमोर्स एज इंडिकेटेड बाय बीइंग इंडिफरेंट टू आर रेशनलाइजिंग हैविंग हर्ट, मिसट्रीटेड और स्टोलन फ्रॉम एन अदर। ये लोग दूसरों को हर्ट करने के बाद सॉरी फील नहीं करते, बल्कि जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये ज़रूरी था, ये करना पड़ा, इसमें मेरी गलती नहीं है। अच्छा, ये 7 सिम्टम्स जो क्राइटेरिया ए के अंडर आते हैं, अगर मैं इनको कंक्लूड करने की कोशिश करूं, जिनमें से DSM-5TR के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स होना ज़रूरी है फॉर डायग्नोसिस। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है कि बार बार ऐसे काम करना जो इलीगल हैं, जिनकी वजह से अरेस्ट हो सकता है, झूठ बोलना या लोगों को धोखा देना पर्सनल फ़ायदे के लिए, बिना सोचे समझे फैसले लेना, फ्यूचर प्लानिंग का ना होना, गुस्से का तेज़ हो जाना, बार बार फाइट्स या फिजिकल अटैक्स करना या इन्वॉल्व होना ऐसी एक्टिविटीज़ में, अपनी या दूसरों की सेफ्टी को इग्नोर करना, जॉब्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बार बार छोड़ देना, निगलेक्ट कर देना, उनसे दूर चले जाना, उनको अच्छे से ना निभाना, या पैसे का बार बार कम होना या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना, दूसरों को पेन में देखकर या उनको बुरा फील करवा कर उनको हर्ट करके भी गिल्ट ना होना। ये 7 सिम्टम्स आते हैं पार्ट ए ऑफ क्राइटेरिया, और इनमें से 3 या 3 से ज़्यादा का होना ज़रूरी है फॉर डायग्नोसिस। नेक्स्ट हम BCD पार्ट के बारे में बात करते हैं। द इंडिविजुअल इज़ एटलीस्ट एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी डायग्नोसिस तभी दिया जा सकता है, तभी पॉसिबल है जब एक इंडिविजुअल की एज कम अज़ कम 18 ईयर्स हो।
उसके बाद नेक्स्ट है देयर इज़ अ एविडेंस फॉर कंडक्ट डिसऑर्डर विद ऑनसेट ऑफ बिफोर एज ऑफ 15। यानी ये डिसऑर्डर यूजुअली चाइल्डहुड में शुरू होता है, जहाँ साइंस जैसे एनिमल क्रियोलिटी, लाइंग, फाइटिंग, ये वाले जो साइंस होते हैं जो कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर आते हैं, ये शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की, तो अगर ऐसे बिहेवियर्स या ऐसी सिम्टम्स बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया या फिर मैनिक या साइकोटिक फेज़ में हो रही हो, तो उन्हें हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं कह सकते। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो प्रेवलेंस है जनरल पॉपुलेशन वो 0.2% से लेकर 3.3% के दरमियान में है, लेकिन प्रिजन्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है, स्पेशली अमंग अडल्ट मेल्स। अगर हम बात करें एटियोलॉजी की, यानी कॉजेज़ ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो इस डिसऑर्डर के पीछे कोई बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। यानी कोई भी इसका जो कॉज है वो क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्चेस के बेस पे, कुछ स्टडीज़ की बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में से कोई हो सकता है। इनमें से पहला होगा जेनेटिक्स, यानी अगर फैमिली हिस्ट्री में ASPD यानी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या कंडक्ट डिसऑर्डर है तो फिर रिस्क बढ़ जाता है ऑब्वियसली। सेकंड आ जाता है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी ब्रेन के कुछ एरियाज़ में जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डिसफंक्शन देखा जा सकता है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। इसके अलावा चाइल्डहुड ट्रॉमा, अब्यूज़, नेगलेक्ट या ब्रोकन फैमिली ASPD डेवलप करने में मेजर रोल प्ले कर सकती हैं। इसके अलावा पुअर पेरेंटल सुपरविजन और इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन भी एक मेजर फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। अच्छा, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हुए कुछ और कंडीशंस भी डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इमोशनल स्टेबिलिटी होती है इसमें भी, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, लेकिन BPD वाले यूजुअली गिल्ट फील करते हैं, यानी वो पहले किसी किस्म का कोई रोल ब्रेक करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, उसके बाद उनको खुद को भी फील हो जाता है। हालांकि जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं उनमें ये गिल्ट जो है वो भी मिसिंग होता है। नेक्स्ट आ जाता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये वो लोग हैं जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि हम ही सुपीरियर हैं, हमारी तारीफ़ होनी चाहिए, लेकिन इनका जो फोकस होता है वो एडमिरेशन पे होता है। हालांकि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वालों में ये सुपीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स होता है ये मिसिंग होता है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, मैनिक फेज़ में इम्पल्सिविटी और इररिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन वो एपिसोड होती है, ठीक है, परमानेंट ट्रेड नहीं होता। लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें जो ये इम्पल्सिविटी और इररिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक परमानेंट ट्रेड की तरह होता है। इसके अलावा सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर्स में भी कभी कभी ड्रग्स या अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से सिमिलर बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं सारे डिसऑर्डर को आपके सामने कंक्लूड करूं तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक सीरियस और कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। ये लोग अक्सर चार्मिंग दिखते हैं, लेकिन अंदर से मैनिपुलेटिव, डिसऑनेस्ट और एग्रेसिव होते हैं। इनका बिहेवियर ना सिर्फ इलीगल होता है बल्कि इमोशनली हार्मफुल भी होता है फॉर फैमिली एंड सोसाइटी। ये डिसऑर्डर बचपन में कंडक्ट डिसऑर्डर से स्टार्ट होता है, लेकिन डायग्नोसिस 18 ईयर्स के बाद ही हो सकता है। ट्रीटमेंट टफ होता है, स्पेशली जब बंदा खुद चेंज नहीं होना चाहता। यानी अगर एक इंसान में इंसाइट ही नहीं है तो आप उसका ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते। लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एंगर मैनेजमेंट और स्ट्रक्चरल रिहेब प्रोग्राम्स से कुछ इम्प्रूवमेंट मुमकिन है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अर्ली डिटेक्शन और बचपन में इंटरवेंशन, ताकि ये पैटर्न लाइफ लॉन्ग ना बने। कंपेंशन के साथ स्ट्रक्चर्ड और थेरेपी प्रोवाइड करने से बिहेवियर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, क्लस्टर B में जो फर्स्ट डिसऑर्डर है वो कंप्लीट होता है। हमने इसका क्राइटेरिया पढ़ा है, हमने इसका जो प्रेवलेंस है, एटियोलॉजी है, हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस सब कवर किया है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।